वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे होंगे और सभी ने अपनी तैयारी फिर से शुरू कर दी होगी। तो हम भी सीटेट साइंस की तैयारी शुरू करते हैं फिर से, और रिवीजन सीरीज़ ये जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करना शुरू करेंगे, ताकि आपका सीटेट साइंस का एक जो रूटीन है वो कंटिन्यूस बना रहे। कल नोटिस में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हर मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे आपके लिए रिवीजन सेशन की ये सीरीज़ आएगी। रात को 8 बजे तक मैं इसको अपलोड कर दिया करूँगी और आप इन 15 क्वेश्चनों को देखा करेंगे, ताकि एक जो रिवीजन है वो आपका बरकरार रहे और आपको ध्यान में रहे कि हाँ, हमारी सीटेट साइंस की तैयारी जो है वो अप टू डेट है। उसके अलावा ये जो सीरीज़ है ये आपकी 20 दिसंबर तक अप्रॉक्स चलेगी। उसके बाद आपके मैराथन सेशन होंगे टॉपिक के, और कंटिन्यूस रिवीजन होगा फिर आपका एग्ज़ाम तक। वो एक अलग पैटर्न से होगा, लेकिन अभी मिड दिसंबर तक या फिर दिसंबर 20-25 दिसंबर तक हम ये रिवीजन सीरीज़ करेंगे, ताकि एक जो सीटेट साइंस की कंटिन्यूटी है वो आपकी बनी रहे और आपको दिमाग में रहें सारे क्वेश्चन और किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये पैटर्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। बाकी टॉपिक हम रिवाइज़ करेंगे मैराथन में, वो मैं करा दूँगी। अगर मैं उनको अभी कराऊँगी तो जनवरी में आप फिर भूल जाएंगे, क्योंकि जनवरी में टाइम है, पेपर आपका 31 जनवरी को है ना। तो वो जनवरी के स्टार्टिंग या दिसंबर के लास्ट में मैं आपको कराऊंगी, ताकि उस टाइम आपको याद रहें अच्छे से टॉपिक, और फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे उस टाइम पर, और उस टाइम पर और ज़्यादा सीरियसली हम रिवीजन क्वेश्चंस को करेंगे। तो वो चीज़ ज़्यादा सीरियसनेस से होगी। लेकिन अभी क्या है, अभी हम मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे आपके लिए वीडियो लाएंगे, ताकि आपका एक रिवीजन जो है साइंस का वो चलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला रिवीजन सेशन की क्लास है ये, जिसमें हम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सीटेट साइंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। शेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आने चाहिए। आप प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करा करें, और मुझे पूरी उम्मीद है सारे स्टूडेंट जो हैं वो वीडियो को शेयर कर दिया करेंगे और करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, पटैटो इज़ विच पार्ट ऑफ प्लांट। आलू पौधे का कौन सा भाग है, ये हमें यहाँ पर बताना है। मुझे लगता है सभी को पता होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तना। आलू जो होता है वो तना होता है। सेम ऐसे ही जो हमारी प्याज होती है और जो हमारा अदरक होता है वो भी क्या होता है, तना होता है। जो क्वेश्चन है वो ये भी आ सकता है, अदरक अदरक जो है वो पौधे का कौन सा भाग है, या फिर ये आएगा प्याज जो है वो पौधे का कौन सा भाग है। तो वो भी आपका क्या होते हैं, स्टेम होते हैं, तना होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। मॉर्निंग स्टार इज द नेम गिवन टू। भोर का तारा नाम किसको दिया गया है, और ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्लैनेट वीनस। वीनस जो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। ठीक है, तो वही क्या होता है, भोर और सांझ का तारा। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसको बोला जाता है, वो वीनस को ही बोला जाता है, शुक्र ग्रह को ही बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कॉलीफ्लावर इज विच पार्ट ऑफ प्लांट। जो फूल गोभी होती है वो पौधे का कौन सा भाग है, बताइए ज़रा कि फूल गोभी पौधे का कौन सा भाग है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जो फूल गोभी है वो पौधे का फूल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत का चालक नहीं है। देखिए, अब आपको बताना है कौन सा कंडक्टर नहीं है। मुझे लगता है सभी स्टूडेंट यहाँ पर आंसर कर देंगे। यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, वनस्पति तेल, वेजिटेबल ऑयल। ये जो है गुड कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का। कंडक्टर तो है लेकिन गुड नहीं है। बाकी जो एसिड होते हैं, बेस होते हैं, क्षारक अम्ल होते हैं, वो अच्छे चालक होते हैं। तो लेमन वाटर जो है, लेमन जूस जो है, वो आपका एसिड है, उसमें तो वो एक अच्छा चालक है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है अच्छे अमाउंट में रिलीज होंगे। सेम ऐसे ही विनेगर, सिरका के अंदर भी। टैप वाटर जो है वो भी आपका गुड कंडक्टर होगा, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है, सॉल्ट और मिनरल्स होते हैं, खनिज और लवण होते हैं, जो उसको चालकता देते हैं।
अगर यहाँ पर होता डिस्टिल्ड वाटर, क्या होता डिस्टिल्ड वाटर, जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कोई सॉल्ट और मिनरल नहीं होते, तो वो आपका कंडक्टर नहीं होगा अच्छा। तो डिस्टिल्ड वाटर क्वेश्चन में आएगा तो वो विद्युत का अच्छा चालक नहीं होगा। लेकिन जो नॉर्मल वाटर होता है, टैप वाटर, नल का पानी होता है, वो आपका विद्युत का चालक होता है। वेजिटेबल ऑयल में इलेक्ट्रॉन जो है बहुत कम अमाउंट में रिलीज होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं होता। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, आपको बताना है। तो ज़रा बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा, कौन सा विटामिन होता है जो हमारी आई साइट के लिए अच्छा होता है। ये सभी को पता होगा। यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। अब मुझे बताइए ज़रा विटामिन ए का दूसरा नाम क्या होता है। तो विटामिन ए का जो हमारा दूसरा नाम होता है वो होता है आपका रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। क्वेश्चन आएगा रेटिनॉल क्या है, तो वो विटामिन ए ही होता है। विटामिन बी का दूसरा नाम क्या होता है, वो हमारा थाइमीन होता है। स्कर्वी, एक क्वेश्चन आया था सीटेट में कि एक लड़की है जिसके मसूड़ों से खून निकलता है, तो बताइए उसके अंदर कौन सी कमी है। तो उसके अंदर विटामिन सी की कमी है, स्कर्वी हो जाता है जिसकी वजह से। विटामिन डी जो है हड्डियाँ चटकना, अगर हड्डियों से रिलेटेड समस्या है तो इसका मतलब आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, और उसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं। अगर क्वेश्चन बने रिकेट्स किससे संबंधित है, तो रिकेट्स आपका विटामिन डी हो जाएगा। और विटामिन डी का दूसरा नाम क्या होता है, विटामिन डी का दूसरा नाम होता है आपका कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन सी का दूसरा नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। विटामिन से एक क्वेश्चन सीटेट में बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। डाइटरी फाइबर आर प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ फूड, जो आहारी रेशे होते हैं हमें किस प्रकार के भोजन से प्राप्त होते हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। घी, बटर, मिल्क नहीं, ये तो हमारे फैट वो होते हैं, फैट हमें ऊर्जा देते हैं, तो फैट में आ जाएंगे पटैटो, शुगर, राइस, ये कार्बोहाइड्रेट हो गए, नहीं ये भी नहीं होगा। ठीक है, वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट, जी हाँ, इनके अंदर आहारी रेशे होते हैं, रेशे टाइप होते हैं जो हमारे पाचन में मदद करते हैं, जो हमारे डाइजेशन को अच्छा करते हैं, और जो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको निकालने में मदद करते हैं, वही हमारे आहारी रेशे होते हैं, डाइटरी फाइबर होते हैं। अगर आप फाइबर नहीं लेंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, और आपको जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो आपका वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकलना है, वो अच्छे से नहीं निकल पाएगा। तो डाइटरी फाइबर बहुत ज़रूरी हैं, और ये हमें वेजिटेबल और फ्रेश फूड के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं, और ये पचते नहीं हैं हमारे पेट में, ये एज इट इज़ हमारे वेस्ट मटेरियल के साथ निकल जाते हैं, और उसी को ठीक करने में ये हमारे बेसिकली होते हैं। तो ये अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं हमारी बॉडी का, आहारी रेशे, जिन्हें हम डाइटरी फाइबर बोलते हैं। तो ये किस टाइप के फूड में होते हैं, वेजिटेबल और फ्रेश फूड। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और ये हमने पहले भी किया है, तो ज़रा मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। लाइट, जो हमारा प्रकाश होता है, वो फॉलिंग ऑन द सरफेस, सरफेस को हम हिंदी में पृष्ठ बोलते हैं, S1, ये हमारा S1 सरफेस है, ये हमारा S2 सरफेस है, और ये हमारा S3 सरफेस है जो हमारा फिगर में दिखाया गया है। ऑन विच सरफेस द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कौन से सरफेस में, कौन से पृष्ठ में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। देखिए ये मैंने आपको पहले भी समझाया है, चाहे आपका सरफेस स्मूथ हो और चाहे आपका सरफेस रफ हो, खुरदरा हो, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो बराबर ही रहना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल द थ्री सरफेस, क्योंकि यहाँ पर एंगल ऐसे आएगा आपतन कोण, तो ये इसी तरह से जाएगा, यहाँ पर पैरेलल होगा। कैसा होगा, पैरेलल होगा। यहाँ पर पैरेलल भले ही नहीं होगा, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंट यही माना जाता है नियम के हिसाब से कि वो रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। भले ये किरण ऐसे आ रही है, ऐसे जाएगी, ऐसे आ रही है तो थोड़ा ऐसे होगा, पैरेलल भले ही नहीं होंगे, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ के हिसाब से यही माना जाता है, वो बराबर होगा, चाहे आपका सरफेस स्मूथ हो, चाहे सरफेस आपका रफ हो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले सीटेट के लिए।
चावलों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विच विटामिन गेट डिस्ट्रॉय वाइल वॉशिंग राइस? ये एनसीईआरटी की क्लास 6th में है कि कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है जब हम चावलों को धोते हैं। तो वो आप याद रखेंगे विटामिन B1। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। विटामिन B1 जो है वो नष्ट हो जाता है जब हम चावलों को धोते हैं, राइस को वॉश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ठीक है, ध्यान से देखिएगा इन सारे स्टेटमेंट को। सारे स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एनसीईआरटी से सेलेक्टेड स्टेटमेंट वहाँ पर बनाए हैं। प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूट एंड कॉटन। रुई और पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी सीटेट में आया है कि प्लांट फाइबर कौन कौन से होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, पादप से मिलते हैं। जी हाँ, जो जूट है, जूट जो होती है वो हमें पेड़ों की छाल से मिलती है। कॉटन जो होती है वो भी हमें पौधे से मिलती है। तो ये कौन से फाइबर हैं? ये प्लांट फाइबर हैं, प्लांट तंतु हैं। फाइबर क्या होता है, तंतु क्या होता है? वो कच्चा सामान जो हमें पौधों या जानवरों से मिलता है वो हमारा फाइबर होता है। क्या होता है? फाइबर होता है। क्या होता है? तंतु। याद रखेंगे वो हमारा फाइबर होता है। और फैब्रिक क्या होता है? जब वो फाइबर किस में बन जाता है? कपड़े में बदल जाता है तो वो आपका फैब्रिक होता है। लेकिन फाइबर क्या होता है? कच्चा रॉ मटेरियल जो हमें पौधों से मिल रहा है या हमें एनिमल से मिल रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल सही है। एनिमल फाइबर आर सिल्क एंड वूल। रेशम और ऊन जंतु तंतु से प्राप्त होते हैं। जी हाँ, एनिमल फाइबर जो सिल्क होता है वो हमारा जो होता है, हमने पढ़ा था ना, मलबरी लीफ से मिलता है, तो वो एनिमल फाइबर ही तो होता है। वूल जो होता है वो हमें शीप से मिलती है, भेड़ों से मिलती है, तो वो हमें एनिमल से मिलते हैं। तो जी हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है, कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट कॉल्ड कॉटन बॉल। जी हाँ, आपने देखा होगा, आप नेट पे सर्च करके देखिएगा, कॉटन बॉल की तरह वो कॉटन के प्लांट से फ्रूट के रूप में प्राप्त होती है हमें कॉटन। तो ये बात भी सही है। यहाँ पर कपास के फलों से कपास प्राप्त की जाती है जिसे हम कपास गोलक भी कहते हैं। तो ये बात होगी हमारी बिल्कुल सही। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। जी हाँ, ये बात भी यहाँ पर सही है। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया ही आपकी कताई कहलाई जाती है। क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा कि स्पिनिंग क्या होता है, कताई क्या होता है, तो ये मैं अब आपको बता रही हूँ। देखिए, फाइबर क्या है मैंने आपको अच्छे से बता दिया। जो कच्चा सामान है, रॉ मटेरियल जो हमें प्लांट और एनिमल से मिल रहा है वो हमारा फाइबर है। जब हम उस फाइबर को सफाई वफाई सब कुछ करने के बाद जब उससे हम धागा बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं? तागा, जिसे हम धागा बोलते हैं, जिसे हम यान बोलते हैं। जब हम उससे धागा बनाते हैं तो वही प्रक्रिया हमारी कताई कहलाई जाती है, स्पिनिंग कहलाई जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और धागे को हम यान बोलते हैं। तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, तंतुओं से तागा बनाने की जो प्रक्रिया है वो कताई होती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पर कोई भी कथन गलत नहीं है, चारों के चारों कथन सही हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। चारों पॉइंट आपके माइंड में सेट होने चाहिए, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी तरह से। तो मैंने चारों पॉइंट आपको अच्छे से समझा दिए हैं और यहाँ पर आपका कोई भी कथन गलत नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर देना है। मेरी दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों उसको शेयर ज़रूर करना है वीडियो को। आप ही को व्यूज़ बढ़ाने हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आप ये काम ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अ ब्रिक is kept in 3 different way on a table as shown in figure. The pressure exerted by the brick क्या होती है? आपकी ईंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, ये 3 तरह की ईंटें यहाँ पर रखी हुई हैं टेबल के ऊपर, अलग अलग वे में रखी हुई हैं, एक खड़ी करके 2 बैठी हुई रखी हुई हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि किसमें जो दाब है, प्रेशर को क्या बोलते हैं? हम दाब बोलते हैं, कि किसमें जो दाब है ना वो सबसे ज़्यादा होगा टेबल पे एक्सर्ट। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा प्रेशर क्या होता है, दाब क्या होता है। देखिए, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल।
तो जो बल लगता है किसी पर्टिकुलर एरिया पर, ये पर्टिकुलर एरिया है, जगह है, इस पर जब लंबत परपेंडिकुलर जब इस पर कोई बल लगेगा, लंबत बल कार्य करेगा, वही आपका क्या होगा, प्रेशर होगा। ठीक है, और प्रेशर का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, वो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे एरिया। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना प्रेशर कम होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया ज़्यादा प्रेशर कम। इसलिए आपने देखा होगा जो कूली वगैरह होते हैं वो अपने सिर पे क्या करते हैं, अंगोछे का गोल गोल लपेट लेते हैं, एक अंगोछा टाइप से बना लेते हैं एक रखने के लिए, जिससे वो क्या करते हैं, उसका एरिया बढ़ा लेते हैं, उसका क्षेत्रफल बढ़ा लेते हैं अपने सिर का, ताकि जो ऊपर का सामान है उससे प्रेशर कम लगे। तो एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम हो जाता है। तो अब ये पूछ रहा है, जब मैंने ईंटों को अलग अलग तरीके से रखा तो प्रेशर पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर एरिया कम है, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, इन दोनों में एरिया ज़्यादा है और इसमें एरिया कम है। अब जब इसमें एरिया कम है तो यहाँ पर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मैक्सिमम इन पोजीशन ए, क्योंकि यहाँ पर एरिया कम है, एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा है। और इसका एक उदाहरण है आपका चाकू। देखिए, चाकू की जो धार होती है वो बहुत पतली होती है, तो वहाँ पर जो एरिया होता है, जो उसका क्षेत्रफल होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप सेब वगैरह को अच्छे से काट पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लग पाता है। अभी अगर क्या करा जाए, चाकू को उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर अच्छे से काम नहीं करेगा। तो आप इन एग्जाम्पल से भी याद रख सकते हैं, प्रेशर एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पर क्या है, एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। तो मैक्सिमम इन पोजीशन ए, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इक्वल तो हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर एरिया कम है, तो इसलिए मैक्सिमम होगा कौन सी पोजीशन में, पोजीशन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये हमें यहाँ पर बनाना है। यान इज मेड फ्रॉम फाइबर, अभी मैंने बताया था जो फाइबर हमारा कच्चा सामान होता है जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है, जैसे वूल वगैरह हो गई, जूट वगैरह हो गई, उससे हम यान बनाते हैं, तागा बनाते हैं, जी हाँ, और उसे ही हम स्पिनिंग बोलते हैं। तो ये पॉइंट तो हमारा बिल्कुल सही है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, रुई से बिनोई हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम ओटना कहते हैं, जी हाँ, ये बात भी सही है। तो यहाँ से एक पॉइंट और निकल कर आता है, गिनिंग क्या होता है, तो याद रखना, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन, ठीक है, रुई से बिनोई हटाने की जो प्रक्रिया होती है वही आपकी क्या होती है, गिनिंग होती है, और ये बात है यहाँ पर बिल्कुल सही। वीविंग ऑफ यार्न मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, यही तो मैंने बताया था, सबसे पहले कच्चा सामान क्या होता है, फाइबर होता है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा फाइबर। फाइबर के बाद आता है आपका यार्न, यार्न मतलब तागा बनाना, और उस तागे से हमारा कपड़ा बनकर तैयार हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फैब्रिक बोलते हैं। तो फाइबर और फैब्रिक में यही अंतर है, फाइबर जो है कच्चा सामान है, फिर वो यार्न बना और यार्न से आपका क्या मिल गया, आपको फैब्रिक मिल गया। तो वीविंग ऑफ यार्न मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, जी हाँ, तागों की बुनाई से वस्त्र के एक टुकड़े का निर्माण होता है। जब बहुत सारे तागे जुड़ जाते हैं तो उनसे वस्त्र के टुकड़े का ही निर्माण होता है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर, जी नहीं, फाइबर तो हमें प्लांट और एनिमल से मिल जाता है, तो वो स्पिनिंग प्रोसेस नहीं है। तो यही हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया, ये फाइबर बनाने की प्रक्रिया नहीं है। फाइबर तो हमें नेचुरली प्लांट और एनिमल से मिल जाते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, फाइबर नहीं बनाते। तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, निम्नलिखित में से किसे नारियल तंतुओं द्वारा बनाया जाता है। देखिए, कोकोनट का फाइबर आपने देखा ही होगा, जो बाहर का उसका छिलका होता है वो कितना हार्श होता है, तो उससे आप क्या बना सकते हैं, वूल और सिल्क, रेशम और ऊन तो आप बना नहीं सकते, कॉटन तो होती ही नहीं है, ठीक है, नायलॉन और पॉलिस्टर तो होंगे नहीं है, तो आर्टिफिशियल क्या कहते हैं आपके फैब्रिक होते हैं, है ना। बाकी जो हो जाएगा यहाँ पर आंसर वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फुट मेट एंड रोप्स, जो चटाई और रस्सियाँ होती हैं वो आपके नारियल के तंतुओं कोकोनट फाइबर से बनाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13,
During dry weather, while combing hair, sometimes we experience hair flying apart. The force responsible for this is सूक्ष्म मौसम के दौरान जब सूखा मौसम होता है, बालों में कंघी करते समय कभी कभी हमारे बालों को हमने देखा है कि वो उड़ते हुए महसूस होते हैं। इसके लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमें बताना है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, मैग्नेटिक फोर्स है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो ये कौन सा बल होता है? ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये आपका विद्युत बल होता है। ये बल कौन सा होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो तो नहीं करते, इसमें उनका प्रवाह तो नहीं होता, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, कंघे से पॉजिटिव जो हैं बालों के निगेटिव को अट्रैक्ट कर लेंगे, इस तरह से वो उठने लगते हैं। तो वो वाला बल जो होता है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हमारा पेडागोजी से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज लीस्ट डेवलप्ड अमंग स्टूडेंट बाय एक्टिविटी बेस्ड साइंस एजुकेशन। एक्टिविटी बेस्ड जो है साइंस एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है साइंस में। जहाँ भी एक्टिविटी रिलेटेड चीज़ें आ जाएं वो हमेशा साइंस में पॉजिटिव पॉइंट होगा, ये बात आप याद रखनी है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सबसे कम गुणकारी है, ये हमें बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण गतिविधि आधारित विज्ञान शिक्षा के द्वारा बच्चों में सबसे कम विकसित होता है, ये हमें बताना है। ओपन माइंडनेस, जी हाँ। उदार मानसिकता, बच्चे नए नए तरीके सोचते हैं साइंस में, जी हाँ ये तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चनिंग, जी हाँ, प्रश्न पूछना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूछेंगे कि सर ये क्यों हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट करने से ये लाल कलर नीला कैसे हो गया, है ना। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बहुत सी चीज़ें, सर हम क्यों फिसल के गिर जाते हैं, ये बॉल ऊपर क्यों जाती है नीचे क्यों नहीं आती, मतलब नीचे क्यों आ जाती है ऊपर क्यों नहीं जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चनिंग करना साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूरोसिटी, जिज्ञासा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ में जिज्ञासा। अरे ये ऐसे कैसे हो गया, ये यूं हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो वो जिज्ञासा क्यूरोसिटी जो है वो तो साइंस में होती है। मेमोराइजेशन तो कहीं भी चाहे आपका साइंस हो, सीडीपी हो, मैथ हो, हिंदी, कहीं भी मेमोराइजेशन आ जाए तो वो तो ऑप्शन हमेशा ही गलत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। अ स्टूडेंट वांट टू डिस्कस स्वाइन फ्लू showing a newspaper clipping. The disease is not mentioned in his textbook. As a science teacher you, आप एक साइंस के टीचर हैं और एक बच्चा क्या करता है, समाचार के पत्र की क्लिपिंग लेकर आता है क्लास में और उस पर चर्चा करने चाहता है। वो कहता है इस पर आप डिस्कस करें। तो आप एज अ टीचर क्या करेंगे? एक शिक्षार्थी जो एक बच्चा है समाचार पत्र की क्लिपिंग को प्रदर्शित करते हुए स्वाइन फ्लू के बारे में चर्चा करना चाहता है। पाठ्य पुस्तक में इस रोग का उल्लेख नहीं है, आपकी बुक में कुछ नहीं है इस बारे में। तो टीचर, एज अ टीचर आप उस बच्चे को क्या बोलेंगे? ठीक है, would read the news clipping in class but tell children it is not a part of syllabus, hence it is not important. आप ऐसा करेंगे? बच्चा आपसे कोई चीज़ पूछ रहा है, वो तो क्यूरियस है ना, वो तो पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चनिंग कर रहा है, तो आप उससे ये कहेंगे कि ऐसा है, अभी तो मैं पढ़ दे रहा हूँ लेकिन ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हम बच्चों से नहीं बोल सकते। ठीक है, बच्चों को हर चीज़ों का जवाब देना होता है, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड है या नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंटीग्रेटेड अप्रोच चलती है, सब कुछ एक साथ समावेशित करके पढ़ना होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ आपके सिलेबस से नहीं है तो आप इस चीज़ को मत करिए। तो ये ऑप्शन हो गया बाहर। वुड डिस्कस स्वाइन फ्लू एंड टेल चिल्ड्रन टू ब्रिंग मोर साइंस रिलेटेड आर्टिकल टू द क्लास। जी हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल लग रहा है। एक तो आप स्वाइन फ्लू के बारे में क्लास में डिस्कस करेंगे और बच्चों से कहेंगे कि ऐसे ऐसे टॉपिक हमेशा लाते रहा करो और उनको क्लास में डिस्कस करा करो। तभी तो क्या होगा, बच्चे को लगेगा कि टीचर ने उसको प्रोत्साहित किया है और वो आगे चल के भी क्या करेगा, और आर्टिकल लाएगा बच्चों को दिखाने के लिए। तो इससे क्या होगा, ये पॉजिटिविटी है, बच्चे के अंदर और ज़्यादा जिज्ञासा बढ़ाएगा, क्यूरियोसिटी बढ़ाएगा। तो ऐसी चीज़ हम बच्चे को बोलेंगे, यही टीचर का कर्तव्य है। तो ये ऑप्शन इस हिसाब से बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। आस्क द चिल्ड्रन टू मीट यू आफ्टर द क्लास। नहीं नहीं, ये नहीं कहेंगे कि आप पहले क्लास में बाहर आके उससे मिलो, है ना। ये फिर बोलेंगे कि पहले हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे उसके बाद मैं बताऊंगा ये चीज़। नहीं नहीं, ये चीज़ नहीं बोल सकते आप।
वुड टेल द चाइल्ड दैट इट इज़ बियॉन्ड द सिलेबस एंड नॉट बी डिस्कस्ड इन द क्लास। ये भी नहीं होगा कि आप ये कहेंगे कि हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। बहुत से टीचर ऐसा बोल देते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। बच्चा जो भी चीज़ लेके आ रहा है हमें उससे एक्सेप्ट करना है, उसके आंसर देना है, भले ही चाहे आपको नहीं आता है लेकिन आप फिर भी कुछ ना कुछ आंसर देंगे या फिर उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट डे आकर उसको अच्छे से समझाएंगे। लेकिन उसको हमेशा यही बोलेंगे कि आप इस तरह की चीज़ें लाते रहें, क्लास में करते रहें। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। स्वाइन फ्लू के बारे में चर्चा करेंगे और कक्षा में विज्ञान संबंधित और अधिक चीज़ों को लाने के लिए हम बच्चे से कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल सही है। मुझे लगता है ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करना है ज़रूर, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।